Good morning, students. We will start the chapter from history. Chapter's name Nationalism in India. First of all, we will have to understand the meaning of this word nationalism. Nationalism is a feeling process. When we think that our country is more powerful than other country. In short, we can say patriotic feelings towards our nation is called nationalism. Indian nationalism developed as a concept during the Indian independence movement, fought against the colonial British Raj. नेशनलिज्म हमारे यहाँ पर एक तरीके से ब्रिटिश राज जो था उसके अगेंस्ट खड़े होने में काम आया. नेशनलिज्म एंटी कॉलोनियल बन गया था. उसके बहुत सारे कारण थे. इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स will get to know the story from 1920s and study about the non-cooperation movement and civil disobedience movement. Students, you will also get to explore how Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, how nationalism captured the imagination of the people. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसमें देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो देश के अंदर डेवलप हुई. कुछ ऐसी कंडीशन बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जिसके कारण लोग परेशान हुए, लोगों में गुस्सा आया और वो इस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ खड़े हो गए. वो कौन सी कंडीशन थी जिस कारण लोगों में अनसेटिस्फैक्शन था ज़्यादा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसने कैसी कंडीशन बनाई, क्या कंडीशन डेवलप की इसने, मैं वो वन बाय वन आपको बता रहा हूँ. आप उसे नोट भी कर लीजिए, इस पैराग्राफ के अंदर है. द वॉर हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड वॉर केवल इंडिया या किसी अदर कंट्री के बीच में लड़े जाने वाला वॉर नहीं था. ये वर्ल्ड के टू ग्रुप्स के बीच में लड़े जाने वाला वॉर था, जिसमें एक ग्रुप का नाम एलाइज, जिसमें आप ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसी पावरफुल कंट्रीज थी, और दूसरा जो एक्सेस पावर थी उसमें जर्मनी, इटली, जापान ऐसी कंट्री थी. और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या रहा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एलाइज की आर्मी थी उसकी जीत हुई. पर जब युद्ध लड़ा जाता है, वॉर लड़ा जाता है, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. जो वॉर एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो जो कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन जैसी कंट्री, उन्हें उस खर्चे के लिए, वॉर में जो वेपन्स में खर्चा आता है, जो सोल्जर्स को सैलरी देने में खर्चा आता है, उन्होंने उसको फाइनेंस किया. इसमें लिखा है ब्रिटेन लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन स्पेशली फ्रॉम अमेरिकन बैंकर्स. ये याद रखना आपको. इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इसके कारण कस्टम टैक्स रेज्ड, जो कस्टम टैक्सेस थे वो रेज कर दिए गए. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, फोकस
recruitment forced recruitment of Indian villagers into British Army caused the widespread anger among the Indians. फोर्सली रिक्रूट किए जा रहे थे जो सोल्जर्स थे विलेज एरिया में से. विलेज लिखा भी है, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर. इससे स्पेशली जो रूरल एरिया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. और दूसरा, बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए गए. इन द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ये सब होने के बावजूद इसके अलग क्या हुआ? एट द सेम टाइम्स क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक महामारी थी, ब्रोक आउट, वो हो गई. उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई. लोगों की जो क्रॉप्स थी वो फेलियर हो गई. ऊपर से टैक्सेस बढ़ा दिए गए. गांव से फोर्सली रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, सोल्जर सप्लाई करने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा था. तो ये कंडीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जिसके कारण लोग गुस्से में थे, लोग परेशान थे और एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो स्ट्रांग हो रही थी. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921-12, 13 million people perished as a result of famine and epidemics. इतने लोग डेथ हो गई और इतने लोग परेशान हुए कि ये कंडीशन हम कह सकते हैं कि बहुत वर्स्ट कंडीशन थी. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब people hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. उन परेशानियों का अंत कभी हुआ नहीं. At this stage, a new leader appeared, suggested a new model of struggle. और जब ये सब परेशानियाँ चल रही थी तभी एक तरीके से एक हीरो, एक लीडर हमारे देश में अपियर हुआ, जिसका नाम था महात्मा गांधी. यू नो, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. कहाँ से लौटे थे? He had come from South Africa, where he had successfully fought against the racist regime with a novel method of mass agitation. Mass agitation यानी काफ़ी वहाँ स्ट्रगल किया. वहाँ ब्लैकिश और जो कलर्स के बेसिस पर डिफरेंसेस होता था वहाँ पर, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और बड़े सक्सेसफुल तरीके से वो लड़कर आए थे. उसके बाद वहाँ से वो इंडिया लौटे तो इंडिया में उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट स्ट्रगल का दिया, जिसका नाम था सत्याग्रह. सत्याग्रह का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि सत्याग्रह था क्या. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह उन्होंने जो दिया, यही लिखा है आपके. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. वो कहता है, किस पे जोर देता है सत्याग्रह? ट्रूथ पर, सत्य पर, और उसी की सर्च भी करता है. इफ द कोज इज ट्रू, गांधी जी सेड, या सत्याग्रह कॉन्सेप्ट वॉज, इफ द कोज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, then the physical force is not necessary to fight the oppressor. गांधी जी कहते थे, या सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि यदि आपका जो कारण है लड़ने का वो ट्रू है, सत्यता के आधार पर है, तो आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है. आप इस लड़ाई को अहिंसात्मक तरीके से भी लड़ सकते हैं. अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. गांधी जी सेड, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. इफ सत्याग्रह, क्या हुआ? इन सत्याग्रह द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन अपील टू द कॉन्साइंस
ऑफ ऑपरेशन, यानी हमारी जो एक तरीके से कॉन्साइंस है, एक तरीके से वो अपील करती है ऑपरेसर के जो कॉन्साइंस है उसकी अंतरात्मा को अपील करती है, टू सी द ट्रूथ रादर फोर्सिंग हिम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब वो चाहते थे इस कॉन्सेप्ट को पूरे देश के अंदर एक्सप्लोर करना। अब उस आज की तरह तो कम्युनिकेशन नहीं था, या आज की तरह तो कोई मीडिया नहीं था, ना प्रिंट मीडिया था इस तरह का, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। तो क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे मूवमेंट किए, छोटे छोटे स्ट्रगल, जो लोग फंसे हुए थे, जो लोग परेशानियों में थे, वहाँ जाकर उनको मोबिलाइज़ किया, इकट्ठा किया, उनकी लोगों की लड़ाई लड़ी। जैसे उनमें से आता है अराइविंग इंडिया, आफ्टर अराइविंग इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट in various places. In 1917, these are very important moments you have to learn. In 1917, he traveled to चंपारण बिहार। बिहार में चंपारण एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गए to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. आपने 9th में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जो फोर्सली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ये फोर्सली प्लांटेशन कराया करती थी ओपम का, तो एडवांस सिस्टम भी उनको दिया करती थी, जिससे कि लोग जो फार्मर्स हुआ करते थे वो मजबूर हुआ करते थे इन्हीं के एजेंट्स को फसल देने के लिए, और दूसरी फसल वो क्रॉप्स को बो भी नहीं सकते थे। तो ये जो सिस्टम था वहाँ पर एक तरह का ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, इसके खिलाफ वहाँ पर जाकर गांधी जी ने स्ट्रगल किया, लोगों को मोबाइलाइज किया कि आपकी अगर ज़मीन है तो आप अपनी इच्छा से क्रॉप बोइए, इसके अंदर सरकार कैसे आपको प्रेशराइज कर सकती है, और बड़े सक्सेसफुल तरीके से उस मूवमेंट को चलाया। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। फिर गुजरात में गए, वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज किया और उनकी परेशानियों को इंट्रोड्यूस किया। इफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक्स, द पेजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। वहाँ पर एक एपिडेमिक महामारी फैल गई थी, जो प्लेग होती है, जो एक तरीके का रैट से होने वाली एपिडेमिक है। तो क्रॉप फेलियर भी हो गया था, महामारी भी हो गई थी। खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, तो वहाँ के किसान चाहते थे कि हमारा जो इस साल का रेवेन्यू है वो रिलैक्स कर दिया जाए, तो उनकी लड़ाई भी गांधी जी ने जाकर वहाँ पर लड़ी। देन इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, ये भी गुजरात में पड़ता है, वहाँ लोगों को ऑर्गेनाइज किया आ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स। जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, वहाँ पर जाकर उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और वहाँ पर उनका जो एक तरह शोषण हो रहा था उसके खिलाफ भी उन्होंने स्ट्रगल किया। ये 3 मूवमेंट थे जिसके थ्रू गांधी जी ने पूरे देश के अंदर घूमकर अपनी पहचान बनाई, और लोगों को लगा कि यह व्यक्ति है जो हमारे काम आ सकता है, जो हमारी लड़ाई लड़ सकता है। तो ये 3 मूवमेंट कारण बने एक तरीके से गांधी जी की पॉपुलैरिटी का। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। अब 3 मूवमेंट गांधी जी ने चलाए थे, तो तीनों ही जो मूवमेंट थे छोटे छोटे, खेड़ा के, चंपारण के, अहमदाबाद, तीनों ही बड़े सक्सेसफुल रहे। अब गांधी जी को लगा कि मुझे एक बड़ा मूवमेंट चलाना चाहिए इस ऑपरेसिव एटीट्यूड के खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल रूल था, इसके खिलाफ। और ये बात समझनी पड़ेगी, गांधी जी का मेन मोटिव था स्वराज लाना। ये जो सब मूवमेंट चलाकर, या गांधी जी का जो ऑब्जेक्टिव था, आपको ये पता होना चाहिए, दैट वाज स्वराज, अपना शासन लेकर आना।
तो गांधी जी ने 1990 में डिसाइड किया कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाएंगे अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैक्ट एक्ट। अब इस रोलैक्ट एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ये लेकर आई थी, इसके खिलाफ चलाएंगे। अब इसमें ऐसा क्या था, इस रोलैक्ट एक्ट होता कानून। अब ये क्या कानून बनाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सुनिए कि था क्या ये। द रोलैक्ट एक्ट वॉज हॉरिडली पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट टू गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह, उससे लड़ने के लिए उसके खिलाफ कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। इट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके लिए कह रहा हूँ, रोलैक्ट एक्ट के लिए। रोलैक्ट एक्ट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू रिप्रेस ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस कानून के थ्रू वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, जो भी सत्याग्रहीज करते थे या पॉलिटिकल लोग एक्टिविटी करते थे, उनको कंट्रोल किया जा सकता था। इट आल्सो गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर। जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उनको डिटेन किया जा सकता था इस कानून के थ्रू फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। 2 साल तक उसको कैद डिटेन किया जा सकता था और उसको कहीं कोर्ट में भी उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता था, यानी उसको अपनी बात कहने का भी मौका नहीं दिया जाता था। 2 साल उसको बिना कारण के, बिना कारण बताए या बिना उसका ट्रायल किए, बिना कोर्ट ट्रायल किए उसको डिटेन किया जा सकता था। ये पावर किसके थ्रू मिली इस गवर्नमेंट को, रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ। और गांधी जी ने कहा कि ऐसा अनजस्ट लॉ ये गवर्नमेंट लेकर आई है, हम इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, शॉप्स क्लोज डाउन, अलार्म्ड बाय द पॉपुलर upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. अब ये डिसाइड कर लिया कि जो नेशनलिस्ट हैं, जो भी पैट्रियोटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक तरीके से इनको क्लैम्प डाउन किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। यानी वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते थे, वहाँ से उनको बेयर्ड कर दिया गया, यानी आप इसके अंदर आ नहीं सकते, दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर रहेंगे। तो क्या हुआ, ऑन 10th April द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेसन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशंस। ये हुआ। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड बाय जनरल डायर कमांड। उस समय जो कमांडर था यहाँ का, जो वो जनरल डायर था, पंजाब में उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी फेमस घटना घटी थी जिसका नाम था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको इसका क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया है। तो इसे समझिए कि जलियांवाला बाग था क्या। जलियांवाला बाग इज ए स्मॉल बाग आउटसाइड ऑफ अमृतसर। अमृतसर के बाहर एक छोटा सा ये बाग है। पीपल वर गैदर्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी। जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, एक तरीके बैसाखी फेयर होता है वहाँ का फार्मर्स का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। सम वर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ। कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे ये मार्शल लॉ जो जनरल डायर ने लागू किया था, इसका अपोज करने के लिए। अब ये समझिए कि 2 तरह के लोग थे वहाँ पर, एक बैसाखी फेयर में शामिल होने वाले लोग और एक थे वहाँ पर इस मार्शल लॉ के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने वाले लोग, पर दोनों ही पीसफुली थे। सम वर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ बीइंग विलेजर्स। गाँव के होने के कारण, ये इंपॉर्टेंट बात है कि गाँव के होने के कारण दे वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। जो मार्शल लॉ लगाया गया था, एक तरीके से
उससे वो अनअवेयर थे, उन्हें पता नहीं था, क्योंकि गांव में जो इंफॉर्मेशन कम ही पहुंचती है, मीडिया भी नहीं था आज के तरीके से। जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, उस बाग में एंटर किया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स, जो एग्जिट पॉइंट उसके थे उसको बंद किया, एंड ओपन द फायर ऑन द क्राउड, और बिना ये सोचे समझे कि ये कौन फेयर में आया है, कौन ये मतलब मूवमेंट में है, उन बिल्कुल पीसफुल पॉपुलेशन के ऊपर, उसमें फार्मर्स थे, उनमें वीमेंस थे, उनमें चिल्ड्रन भी थे, सब पर फायर कर दी गई। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग इसके अंदर घायल भी हो गए। लेटर जनरल डायर रिमार्क, और इसके बारे में रिमार्क किया जनरल डायर ने बाद में कि इट वॉज ऑल टू प्रोड्यूस टेरर अमंग इंडियंस, कि ये सब जो उसने किया था लोगों में टेरर करने के लिए। जो लिखा भी है, हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट, लोगों के दिमाग में उसका असर डालना था। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर, यानी एक तरीके से डर का फीलिंग, डर की जो भावना थी वो सत्याग्रहीज के दिमाग में बिठा देना, एक तरीके से ये उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। अब इसके कारण क्या हुआ, ये भी कारण बना। गांधी जी का जो बड़ा मूवमेंट चलने वाला था, एक तरीके से ये उसका सबसे बड़ा कारण बना। एज अ न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, द क्राउड्स took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, attacks on government buildings. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground. नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया सत्याग्रहीज की, इतना क्रूर बिहेवियर किया गया, एक तरीके से ट्रीट किया गया उनके साथ में। क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम सैल्यूट टू ऑल साहिब्स, ये बिहेवियर ब्रिटिश एक तरीके से पुलिसिंग का था जो आप सुन रहे हैं। पीपल वर फ्लॉज्ड एंड विलेजेस अराउंड, जो गुजरानवाला पंजाब में या पाकिस्तान में है, इसके आसपास के जो गांव थे एक तरीके से वर बॉम्ब्ड, उनमें बम फेंके गए। सेइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, जब देखा कि चारों ओर वायलेंस हो रहा है, दोनों ही तरफ से वायलेंस होना स्टार्ट हो गया है, तो अब गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया।